चलो ओके, तो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। सो बहुत बढ़िया टॉपिक है। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ना। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वापस याद आया जाए। जो टॉपिक एटॉमिक मॉडल, टॉपिक का नाम क्या है? एटॉमिक मॉडल है। तो मेन तौर से आप लोगों का सिलेबस में तीन मेन साइंटिस्ट था, तीनों अलग अलग तरीका से एटॉम का स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, ठीक है ना। कोई बोला था कि नहीं, एटॉम जो वाटरमेलन जैसे है, तरबूज तरबूज बोलते हैं जिसको, और जिसमें जो सीड है वो सीड जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और जो खाने वाला लाल लाल पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद में रदरफोर्ड ने क्या कहा था? गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, वो भी कैसे किया था, क्या किया था, मैं सबको डिटेल में दिखाऊंगा चीजों को, ठीक है ना। वो गोल्ड फॉल से रे पास किया था, अल्फा रे, अल्फा रे मतलब पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद है बोर्स मेटल, इसका भी थोड़ा सा गलती हुआ था उसका एक्सपेरिमेंट में भी, तो वो गलती को कौन सुधरा? हाँ, बोर्स ने उसको थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा स्टेबिलिटी को अच्छा से एक्सप्लेन किया। तो तीनों का ही रोल था। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रदरफोर्ड ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा खतरा था। तीनों ही खतरा था। ये गलती कैसे? तो गलती को इतने इसने सुधारा, इसने गलती किया तो इसने सुधारा, राइट ना। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। सो वापस बोलता हूँ कि थॉमसन ने क्या किया था और उसका एक्सपेरिमेंट को इनकार क्यों किया था अलग साइंटिस्टों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। द मोस्ट ट्रस्टेड एंड साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड मॉडल ऑफ एटॉम व्हिच इज अडॉप्टेड दिस इज क्वांटम। अच्छा, ये भी सेटिस्फाई नहीं है, बोर्स मॉडल का भी सेटिस्फाई नहीं है, इसका आगे भी और भी बहुत साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिया था, लेकिन आपकी किताब में नहीं है। व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस, क्लास 11 12 या कॉलेजेस पे, देन यू विल बी स्टडीइंग अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटॉम। ये आज का दिन के लिए, मॉडर्न 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 डेज के लिए ये एप्लीकेबल है। ये एटॉमिक मॉडल को ज्यादा परफेक्ट या ज्यादा स्टेबल माना। तो लेट अस स्टडी अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करो, या फिर डिस्क्राइब द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या फिर व्हाट हैड बीन प्रपोज्ड बाय थॉमसन अबाउट हिज एटम्स मॉडल, कि थॉमसन ने क्या मतलब प्रपोज किया था, मतलब क्या बोला था थॉमसन ने, ठीक है ना। प्रपोज मतलब आई लव यू वैलेंटाइन डे, वो नहीं है। प्रपोज का मतलब क्या होता है? क्या बोला था, क्या कहना चाहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला लाइन बहुत ही प्यारा लाइन, कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम इज ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। वन सेकेंड, थॉमसन मॉडल को क्या बोला जाता है हम लोग? वाटरमेलन मॉडल। अभी वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। उसने ऐसा क्या बोला था कि इसको वाटरमेलन मॉडल ही बोला उन्होंने? लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि लेट अस सी, इन इन हिज मॉडल या फिर इन दिस मॉडल, थॉमसन प्रिडिक्टेड, वो ऐसा कुछ कुछ अजनबी एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया उन्होंने, जैसे कल्पना किया था, कल्पना से, इमेजिनेशन से अपना बात बोला था, ठीक है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया था, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो थॉमसन प्रिडिक्टेड मतलब अनुमान लगाना, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर मेड ऑफ अ प्रोटॉन। उन्होंने क्या बोला था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट एज सेम लाइक अ सीड ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन आर द नेगेटिव चार्ज, है ना। क्या बोला था उन्होंने कि एक तरबूज है, एक तरबूज है, ये तरबूज है जो खाने वाला लाल लाल पार्ट नहीं है क्या, लाल लाल पार्ट, जो लाल लाल हिस्सा है, वो लाल लाल हिस्सा को उन्होंने क्या क्या बोला था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने वो पॉजिटिव चार्ज बोल के बोला था, ये बोला था, ओके। और नेगेटिव चार्ज क्या है? इसका अंदर जो गुटी है, जो गुटी है सीड्स, वो सीड जो चारों ओर बिखरा हुआ है तरबूज के अंदर, वो बिखरा हुआ नेगेटिव चार्ज लोग सीड बोल के माना था। दिस व्हाट ही सेड, इट वाज द कंक्लूजन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये बोला था, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत प्यारा चीज बोला। लेकिन लेकिन इसका गलतियां क्या क्या किया अभी बताओ, ठीक है ना, कि व्हाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है ना। कि बच्चे लोग अगर नोट्स पढ़ा देगा तो क्या होता है, उसको तकलीफ होता है कि क्या कैसे पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट नोट्स को ही क्वेश्चन आंसर बना दिया। तो क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि क्लास 5 7 8 से क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसर का चक्कर में आके नोट्स को उन लोगों को यूज करना नहीं आता है, ठीक है ना। आस्ते आस्ते आप नोट्स यूज करना सीख जाना। तो क्वेश्चन ये क्या बोला, व्हाई थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज डिस्कार्डेड, कि किस लिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को इनकार किया गया था, ऐसा क्या कमियां था उसमें, ये बोला कि ऑल्दो, जो भी हो, द मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम बट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन ऑन एटम। कि उन्होंने तो न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया
कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज है, नेक्स्ट टाइम वो कर दिया। लेकिन लेकिन वो अलग अलग जो साइंटिस्ट लोग भी एक्सपेरिमेंट किया था इसका ऊपर, तो अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जवाब नहीं दे सका थॉमसन। वही बोला है कि could not able to explain the other scientific experiment conducted on the atom। एटम के ऊपर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जवाब का आंसर नहीं दे सका उन्होंने, ठीक है ना। दिस मॉडल वाज डिस्कार्टेड, इस मॉडल को इनकार किया गया था as new experimental evidence, particularly the famous Rutherford-Goldfall experiment, indicated that majority of the atom mass is concentrated in a small dense nucleus at its center, an electron orbit around it. Further, Rutherford model replaced Thomson model, providing a more accurate representations of atomic structure। कितना सुंदर बोला। Hence it was discarded। इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला कि जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल निकाला, उन्होंने क्या बोला था कि एक एटॉम का ज्यादातर मास कहाँ पे केंद्रित है, ज्यादातर मास सेंटर पे है, और उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लोग चारों ओर ऐसा ऐसा घूम रहे बोल के बोला है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन था रदरफोर्ड, वो ज्यादा सेटिस्फाइंग था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ज्यादा अच्छा था, ज्यादा बेहतर था आपका थॉमसन से। जैसे कि पहले आपका क्या था, टेलीफोन, राइट, लैंडलाइन था। उससे एडवांस कौन सा था आपका, वायरलेस फोन, नोकिया वाला 101, या फिर नोकिया वाला कीपैड फोन। उससे भी एडवांस कौन सा है आज का, स्मार्टफोन। क्या पता इस स्मार्टफोन को भी कोई रिप्लेस कर लेगा एक समय। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, जो ज्यादा ज्यादा मॉडर्न होगा, उसी को तो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो ज्यादा सेटिस्फाइंग था, ज्यादा एक्सप्लेनेबल था, राइट। इसलिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बाद थॉमसन वाला मॉडल को क्या किया है, इनकार किया गया था। वही बोला यहाँ पे प्यार से। अभी हम लोग समझेंगे कि भाई कि रदरफोर्ड मॉडल एटम क्या है। बहुत बढ़िया, वो अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। विल बी लर्निंग वेरी डीपली एंड डिटेली। वेरी नाइस, ओके। चलो पढ़ते हैं अच्छे से। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन हमें क्लास 11 में भी पढ़ने होगा इसको। इफ यू टेक साइंस, आपको क्लास 11 में वापस मिलेगा इसको। और ये याद रखना कि ये जो थॉमसन मॉडल को ना और एक नाम से पुकारता है, ये आपको प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम प्लम पुडिंग पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एप्पल, एक ही है दोनों, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। तो रदरफोर्ड एक बहुत महान साइंटिस्ट था। तो उसका एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक ही है। अगर आपका एग्जाम का पेपर में आएगा कि डिस्क्राइब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको क्या पूछा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा। अगर आपको बोला है नहीं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक ही है दोनों, या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एक ही है। तो उन्होंने क्या किया था, लेट अस अंडरस्टैंड। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रदरफोर्ड बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे कहां से निकलता है, व्हाट इज अल्फा रे, पॉजिटिव रे, ठीक है ना। पॉजिटिव रे को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा रे बोलते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या यूज किया पता है, उन्होंने गोल्ड फॉल यूज किया। गोल्ड फॉल ही क्यों यूज किए, गोल्ड का पतला लेयर, जैसे कि आपका ये कागज का पतला लेयर, ये कागज का पतला लेयर है कि नहीं। तो गोल्ड का पतला कागज लिया, मतलब गोल्ड का पतला लेयर लिया। अभी गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी किसका होता है, गोल्ड का होता है। उसको जगह में एल्यूमिनियम गोल्ड, एल्यूमिनियम सिल्वर या फिर आयरन लेता तो नहीं हो पाता, क्योंकि गोल्ड जितना पतला कर पाएगा किसी भी और अलग एलिमेंट को इतना पतला नहीं कर पाएगा। तो गोल्ड का सबसे ज्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी होता है। सो ही चूजेस गोल्ड फॉर दिस रीजन, ठीक है ना, ताकि पतला से पतला कर सके उसको, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया, अल्फा रे पार्टिकल पास किए। अल्फा रे कहां से निकलता है, रेडियोएक्टिव मेटल से। व्हाट इज रेडियोएक्टिव मेटल, सोच रहा हो कि सर रेडियोएक्टिव मेटल क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज रेडियोएक्टिव मेटल, रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव, ठीक है ना। ये हाईली अनस्टेबल एटम है, वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक आता है। अब सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, है कि नहीं, सुना होगा ये नाम, यूरेनियम, यूरेनियम सुना होगा, हाँ। और भी नाम है ऐसे, रेडियम, रेडियम सुना होगा, रेडियम, रेडॉन, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। और भी टाइटेनियम,
सुना होगा, दीज आर द वेरी हाईली अनस्टेबल एटम। उन लोग अगर रख देगा ना, वहां से रे निकलता है, वहां से इतना पावरफुल है। क्या रे निकलता है? अल्फा रे निकलता है। और अल्फा रे निकल के खुद को सेटिस्फाई करता है, मतलब खुद को स्टेबल करते हैं वो। क्लियर है ना दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या एग्जांपल बहुत सारा है इसमें आपका, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, रेडम, रेडोन, प्लूटोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम, ऐसा एग्जांपल है बहुत सारा। ठीक है ना? तो ओके फाइन, लेट अस सी ए वीडियो टू अंडरस्टैंड बेटर। तो लेट अस अंडरस्टैंड मोर बेटर विद द वीडियो। तो ये था महान साइंटिस्ट सबसे पहले, जे थॉमसन, 1904 में वो अपना जिंदगी में नया एक्सपेरिमेंट दिया था। नेक्स्ट कौन है? रदरफोर्ड। इसका भी फेल था एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पढ़ेंगे। इसके बाद कौन आया हीरो? नील बोर। इसके बाद भी साइंटिस्ट है जो का किताब में मेंशन नहीं है। तो लेट अस सी द वीडियो व्हाट ही डिड। Done by Rutherford. Experiment. तो उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया गोल्ड फोल पे, समझो। और उन्होंने ऐसा ये यूज किया, एक मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर या फिर डिटेक्टर, ताकि कुछ भी अगर रे वहां पे क्या इंसिडेंट हो, अगर कोई भी रे अगर टकरा है ना उसमें, तो दिखाई मिले। ठीक है? तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, सुनो ध्यान से अच्छे से। Tell about his experiment emitted by radioactive substances. These are helium ions. रेडिएटिव मतलब क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना? जैसे कि हीलियम आयन निकलता है यहाँ से with double positive charge. Now let us look into the details of the alpha particle scattering experiment. The setup of the experiment. ये है सेटअप, ये है सेटअप, रदरफोर्ड का सेटअप जो ये है एक्चुअली। ठीक है ना? तो ये है आपका वो अल्फा पार्टिकल का वो बॉक्स, या फिर रेडियो एक्टिव मेटल इसका अंदर रख दिया बॉक्स का अंदर, और देर में छोटा छोटा सा छेद कर दिया। और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं स्लिट, इसको एक छेद है यहाँ पे। छेद क्यों किया? नहीं तो अगर रे तो ऐसा निकलेगा ना, ताकि वो पूर्ण जाए, सीधा जाए, लेजर जैसे जा सके, तो डायरेक्ट हिट कर सके आप। सीधे जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे होल कर दो होल, ताकि वो दो होल से जाएगा, जब स्ट्रेट जाएगा लाइट, जो तेरा पे का नहीं जाएगा, ऐसा नहीं फैलेगा, सीधा जाएगा लेजर लाइट बीम जैसे। इसीलिए उन्होंने छोटा सा होल कर दिया था। क्लियर है ना? इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलना शुरू हुआ, तब असली खेल का तबाही शुरू होगा। मजा आने वाला है, देखो ध्यान से। Consisted of a thick lead box with a hole on one of its walls, a slit, a thin gold foil, and a rotating detector at the end. Inside the lead box, a radioactive substance rich in alpha particles was kept. Now, let us see the experiment. Alpha particles emitted from the radioactive get streamlined. The thin streams of the particles then bombarded the gold foil and got scattered in different directions. बढ़िया, यही था मेन एक्सपेरिमेंट, यही था उसका मेन एक्सपेरिमेंट, कि जब उसने अल्फा रे को पास किया गया इस गोल्ड फॉल से, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया। उन्होंने क्या देखा पता है आप लोगों को? ज्यादातर रे सीधा सीधी पास हो गया, चिंग चिंग चिंग, डायरेक्ट सीधा गया बिना कुछ डिफ्लेक्शन से। लेकिन उसमें से कुछ कुछ रे क्या हो गया, थोड़ा एंगल बना के टिंग टंग टुंग टिंग साइड साइड्स में बैंड हो गया। ठीक है ना? और 12,000 रे में से एक रे ऐसा था कि वो वापस टकरा के वापस बाउंस बैक गया। ठीक समझ में आ रहा ना? ये था एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? चलो मैं आपको ये चीज को ना एक कहानी से और समझाना चाहता हूं मैं आपको। मानो कि एक अंधा को आप बोला लो 1000 मार्बल एक खिड़की से फेंक। मानो कि एक विंडो है, ये विंडो है, विंडो में क्या है? ग्रिल है। क्या है? ग्रिल है, तो ग्रिल है। ठीक है ना? आप उसको 1000 मार्बल पकड़ा दिया हाथ पे, फेंक भाई फेंक। तब फेंकने के बाद क्या दिखाई मिलेगा? यस, जब वो अंधा आदमी जब मार्बल बाहर फेंकेगा खिड़की से, तो क्या दिखेगा कि 1000 में से 900 मार्बल ऐसे ही पास हो जाएगा, राइट? चिंग 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 चिंग, मतलब क्योंकि 90% स्पेस खाली है ना विंडो पे, राइट ना? तो बीच में क्या लोहा का बार है। ठीक है ना? 90% तो मार्बल तो बिना कुछ
बिना कुछ साउंड किए, बिना कुछ झंझट का आराम से पास हो सकेगा। लेकिन कुछ कुछ मार्बल ऐसा होगा कि वो लोहा का बार में टकराएगा, टिलिंग छलांग नहीं पार होगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा, लोहा का जो बार है ना उसमें लग जाएगा, टिलिंग ठुलुंग ठंग ठुंग ठिंग ऐसा होगा। उसमें से एक दो मार्बल ऐसे भी होगा जो डायरेक्ट बार में हिट करेगा। कहाँ पे हिट करेगा? डायरेक्ट बार में हिट करेगा। अरे बार में अगर हिट करेगा तो वापस बाउंस बैक होगा हिट करने से। तो ये था कंक्लूजन, सेम चीज। क्या वो आप जो दिखा रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ओके, क्लियर है ना दोस्त? ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि ज्यादातर ज्यादातर मार्बल तो ऐसे ही पास हो जाएगा। एक दो मार्बल ऐसा होगा कि वो टिंग ठंग लग के ऐसे बैंड होगा, और एक दो मार्बल ऐसे भी होगा कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट बार में हिट होगा, वो डायरेक्ट वापस बाउंस बैक होगा। इसका कंक्लूजन क्या समझ में आया? इससे हम लोग को ये समझ में आया कि ज्यादातर जो स्पेस है खिड़की पे वो खाली है, ठीक है ना, इसलिए वो मार्बल इजीली पास हो गया। सेम चीज, सेम कहानी भी वहां यही चिपका दो आप, यही चिपका दो, आपका किताब में भी यही यही चिपका दो, यही यही असली चीज है। आप अगर देखोगे एक्सपेरिमेंट, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो जब ये गोल्ड फॉल है, ये पतला सा गोल्ड फ्लोर है, उसको हम लोग जूम किया तो बहुत सारा एटम निकला। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर रे पुम 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 बिना कुछ टकराए, बिना कुछ झंझट का डायरेक्ट पास हो गया। उसमें से कुछ कुछ रे अल्फा पार्टिकल क्या चार्ज का था? पॉजिटिव चार्ज का था। वेरी गुड। जब उन कुछ कुछ रे ऐसा था कि डायरेक्ट न्यूक्लियस में हिट किया, और न्यूक्लियस क्या चार्ज का है? पॉजिटिव चार्ज का है, तो डायरेक्ट हिट किया तो बैंड हुआ, कुछ कुछ एंगल बैंड हुआ, ऐसा बैंड हुआ। लेकिन उसमें से एक दो ऐसा था कि डायरेक्ट बीच में हिट किया और डायरेक्ट वापस रिटर्न हुआ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये था उसका बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। उन्होंने क्या बोला पता है? ज्यादातर स्पेस एटम में खाली है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए तो ज्यादातर स्पेस खाली है, इसलिए तो बिना कुछ प्रॉब्लम का सीधा सीधे पास हो गया ना, राइट ना? समझ में आ रहा ना बात? जो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। तो उसका ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने क्या देखा, ये चीज, ये तीन चीज नोटिस किया उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द, बोलो क्या बोला यहाँ पे, कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल या अल्फा रे पासेस थ्रू गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड, बिना कुछ झंझट का, बिना कुछ बेका तेरा होके डायरेक्ट सीधा सीधी पास हो गया, खत्म। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ कुछ ऐसा था कि कुछ थोड़ा थोड़ा एंगल से वो बेंड हो चुका था। सम ऑफ देम आर हैविंग सम स्मॉल डिफ्लेक्शन। और तीसरा क्या था? 1 out of every 12,000 पार्टिकल appear to be rebound, मतलब 12,000 रे में से एक रे क्या हो गया? रिबाउंड हो गया, मतलब वापस बैक हो गया, मतलब 180 डिग्री बना के, मतलब हिट किया, डायरेक्ट हिट किया, हिट करके वापस बाउंस बैक हो गया। सो इट फॉर्म्स 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड रिबाउंड। क्लियर हो गया ना? इट इज ऑब्जर्वेशन, ये था ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या देखा, अपना एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ये था ऑब्जर्वेशन। उसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या था? परिणाम यहाँ पे है, बहुत बढ़िया है, परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड परिणाम। भाई परिणाम ये था, कंक्लूजन मतलब क्या, परिणाम क्या, रिजल्ट क्या देखा उन्होंने, कि रिजल्ट ये था कि एटॉम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। सबसे पहले क्या क्या है, जिस तरह ज्यादातर रे सीधा बिना कुछ रुकावट का पास हो गया, इससे क्या निकल के आता है अर्थ? इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? इसका मीनिंग ये निकलते आता है कि एटॉम के ज्यादातर स्पेस क्या है? खाली है। इसलिए तो डायरेक्ट बिना कुछ प्रॉब्लम के डायरेक्ट सीधा पास हो गया, डायरेक्ट सीधा पास हो गया। ये पहला था उसका कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या था कि एटॉम कंटेन सेंट्रली पैक्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ few alpha particle suffered deflected, a very few 1 in 12,000 bounce back। क्या बोला कि नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था? नेक्स्ट कंक्लूजन यही था कि एटॉम के बीच में क्या है? कुछ है, जो भी है वो पॉजिटिव चार्ज का चीज बना हुआ है, वो पॉजिटिव चीज का सामान है, ठीक है ना? इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज में हिट करके क्या होता है? बाउंस बैक होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही बाउंस बैक होता है, नेगेटिव होता है चूस लेता है उसको, खींच लेता है उसको। तो ये पॉजिटिव था बोल के तो टकराने का बाद वो टेरा हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बोला कहानी यहाँ पे कि यहाँ पे एटॉम कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज, एटॉम के सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज का सामान है,
और वो पॉजिटिव चार्ज का जो सामान है ना, उन्होंने क्या नाम दिया उसका, उनका नाम दिया न्यूक्लियस। याद रखना, समझ में आया? सेंट्रली लोकेटेड एटॉमिक पार्टिकल, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है दोस्त, इतना ये था दूसरा उसका कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन क्या देखा ना, और क्या बोला यहाँ पे कि 12,000 रे में से एक रे बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब क्या है? तो डायरेक्ट हीट के बीच में ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो डायरेक्ट हिट करके बाउंस बैक होता है। चलो नेक्स्ट, सिंस few of the alpha particles suffered deflection and few bounce back, this lead to conclusion that most of the space and atom is empty and the space occupied by nucleus is negligible compared to the empty space। क्या बोला इन्होंने लास्ट में? क्या बोला कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है। क्या बोला? ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर क्या है? खाली है। ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है, खाली पड़ा हुआ है, 90% खाली है। जस्ट बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके बैठा हुआ है, और उसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक एटम का मुताबिक, एक एटम का कंपैरिजन से ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है। मतलब एक साइंटिस्ट ऐसा भी बोला था कि अगर एक एटम फुटबॉल ग्राउंड है, बीच में सेंटर में एक फुटबॉल रख दो, जितना फुटबॉल जितना छोटा होगा ना एक फुटबॉल ग्राउंड का मुताबिक, तो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल को एटम और न्यूक्लियस से कंपेयर किया था। समझ में आया ना? इतना छोटा है। यहाँ पे लिख भी दिया था 10 to the power -5 times the size of the atom। क्या बोला? The size of the nucleus was about 10 to the power -5 times the size of atom। Can you imagine कितना छोटा नंबर है? Let me show you। 10 to the power -5 का मतलब क्या होता है? Let me show you here। 10 to the power -5 it means 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 लाख 1 लाख। मतलब अगर एक एटम को 1 लाख बार भाग करेगा, जितना होगा ना वही है तुम्हारा एक न्यूक्लियस का साइज। समझ में आएगी नहीं? एक एटम को 1000 लाख भाग करो, 1 10 100 1000 लाख, लाख भाग का एक भाग जितना होगा साइज, उतना होगा एक न्यूक्लियस का साइज एटम के लिए। समझ में नहीं आया बात जो? ओके वेरी गुड। तो यही है, क्लियर हो गया बहुत बढ़िया से। कंक्लूजन क्या था? उन्होंने क्या बोला था कि सिंस फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो हो ही गया है कि नहीं, एंड फ्यू बाउंस बैक, कुछ एटम बाउंस बैक हुआ था, और कुछ एटम क्या होता, स्मॉल एंगल से क्या होता, डिफ्लेक्ट हो चुका था। ठीक है ना? इससे क्या परिणाम निकल के आया था कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली पड़ा हुआ है, और स्पेस ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में जो स्पेस ऑक्युपाई किया वो बहुत ही छोटा मात्रा पे उन्होंने ऑक्युपाई किया, बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्युपाई किया एटम के अंदर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? ओके ठीक है ना दोस्त। लास्ट क्या बोला है? होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्या बोला है कि एक एटॉम का ज्यादातर मास, एटॉम का मास कहाँ पे लोकेटेड है? उसके सेंटर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत गुना कम है। प्रोटॉन से ना इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या बोला था कि एटॉम का ज्यादातर मास कहाँ पे प्रेजेंट है? its maximum mass is concentrated at the center of the atom। वही बोला यहाँ पे। It is all about the conclusion made by the Rutherford on his experiment। Okay, लास्ट में हम लोग पढ़ेगा फीचर्स कि उसका क्या क्या क्वालिटीज, कैरेक्टर है। ठीक है ना? फीचर्स क्या, अच्छाई क्या क्या है, और ठीक है ना? फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम, मतलब क्या क्या सीख मिला और क्या क्या अच्छाई चीज ये मिला हम लोगों को। क्या क्या देखा कि there is positively placed nucleus in an atom, nearly all the mass resides in nucleus, proton plus neutron। क्या बोला कि एटॉम के ज्यादातर मास कहाँ पे पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है? न्यूक्लियस दो चीज से बना हुआ है, वो क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीज से मिलकर क्या बना हुआ है? न्यूक्लियस बना हुआ है बोला है। ठीक है ना? और ये दोनों चीज मिलके ही एटॉम का मास को डिफाइन करता है। ठीक है ना? अगर प्रोटॉन 3 है और न्यूक्लियस भी 3 है तो उसका मास कितना होगा? 6u। ऐसा कहानी जैसा है, दोनों मिल के ही एटॉम का मास को डिफाइन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जैसे कि आप जब बाजार से जब आम खरीदते हो, चावल खरीदते हो, क्या कैरी बैग को भी वजन करता है क्या? कैरी बैग, अभी एक चावल मानो कि 5 केजी चावल खरीदा, 5 केजी चावल का अनुसार क्या कैरी बैग का वजन कितना होगा? नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो काउंट भी नहीं करता होगा। ठीक है ना? उसको पकड़ता भी नहीं होगा। समझ में नहीं आया बात जो?
हाँ, जब आप इतना कुछ खरीदता है, एक कैरी बैग को तो काउंट नहीं करता ना, वो नेग्लिजिबल है, चावल का मुताबिक वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। और क्या देखा यहाँ पे कि और दूसरा फीचर्स क्या था उसका एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चारों ओर क्या होता है, घूमते रहता है बोल के बोला। इलेक्ट्रॉन लोग क्या होता है, चारों ओर घूमते रहता है बोल के बोला उन्होंने, ये रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। और तीसरा चीज क्या था फीचर्स उसका कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। मैंने बोला ना ऑलरेडी कि एक फुटबॉल का ग्राउंड और एक ग्राउंड जो मानो कि एटॉम है, और जो फुटबॉल है वो है न्यूक्लियस, कितना छोटा होगा तो सोचो, ठीक है ना। वही बोला है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटॉम, एटॉम के साइज के अनुसार न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। यही बोला है इसने। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेगा कि उसका ये उसने ये बोला था ड्रॉबैक मतलब कमियां, कि उसका जो एक्सपेरिमेंट इतना मेहनत से किया था एक्सपेरिमेंट, उसका कमियां क्या था, क्या उसका कमियां क्या था एक्सपेरिमेंट में, ये पढ़ने वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट का कमियां। तो पहला कमियां ये था कि चलो तो नेक्स्ट ड्रॉबैक लेट अस सी कि उसका कमियां क्या था, उतना इतना मेहनत किया लेकिन तभी उसका जो क्या गलती निकला उसका एक्सपेरिमेंट में, वो चीज पढ़ने वाला है। ये डायरेक्ट 3 मार्क का आएगा एग्जाम पे कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का, आना ही क्वेश्चन है, आना ही है यहाँ से। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल मींस अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम। ये पहला पहला है उसका, पहला जो कमियां ये था कि उन्होंने अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। उन्होंने क्या बोला था, अगर अगर ये एटॉम है और ये न्यूक्लियस है, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहते हैं। तो अलग साइंटिस्ट को क्वेश्चन किया, अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा तो उसका तो एनर्जी चाहिए ना, तुम अगर घूमते रहेगा तुम्हारा एनर्जी खर्च नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली किसी चीज को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर ये घूमते अपना एनर्जी अगर खो देगा, अगर अपना एनर्जी खो देगा तो खोने के बाद कई इलेक्ट्रॉन किसका ऊपर गिर जाएगा, न्यूक्लियस का ऊपर गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, मर गया अगर, तो ये एटम ही नहीं बचेगा। ये कहानी था उसका, समझ में आया। वापस मैं बोलूं कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, अपना एनर्जी है, घूमते घूमते तो अपना एनर्जी लूज करेगा, वही बोला इट विल लूज द एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूज इन एनर्जी, वो कहाँ पे आके गिर जाएगा, इट विल फॉल अपॉन व्हाट, न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन ही मर गया, गिर गया, तो वो एटम बचेगा ही ना उस, कहानी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि धरती घूम रहा है, और हम लोग ना रदरफोर्ड को ना प्लेनेटरी भी बोलते हैं, प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बीच में सन है, चारों ओर प्लेनेट घूम रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि अर्थ अगर थक गया घूमते घूमते, तो अर्थ तो थक जाएगा तो सन का ऊपर गिर जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है। अगर सन का ऊपर अगर अर्थ गिर जाएगा तो दुनिया बचेगा ही नहीं, सोलर सिस्टम बचेगा ही नहीं। ये था क्वेश्चन, समझ में आया बात जो ना। तो इसका एक्सप्लेन नहीं सका करने उसको। दिस विल मेक द एटॉम हाईली अनस्टेबल, इसके वजह से एटॉम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। This was the major drawback of Rutherford, which was unexplained by him. वो और ये चीज रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये था बेचारा इतना मेहनत किया, लेकिन ये चीज की वजह से वो फेल हो चुका था। इसका फायदा किसने उठाया, नील बोर्ड ने। वही अब क्या लिखा है, चालो बुद्धि लगाया नील बोर्ड ने, है कि नहीं। नील बोर्ड कुछ नहीं किया, नील बोर्ड इसी का एक्सपेरिमेंट ही यूज किया, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक चेंज कर दिया, उसको बोलने वाला ढंग में चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ दिखता, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा, चालो बुद्धि लगाया नील बोर्ड, कमियां कमियां दो कमियां जो दूर करने के लिए और नोबेल प्राइज हासिल करने के लिए, उसका जो कमियां था वो कमियों को दूर कर दिया और वो खुद जीत गया। मतलब जैसे कि आजकल फ्लिपकार्ट, दुकान पहले भी था, कस्टमर पहले भी था, फ्लिपकार्ट क्या क्या है, दुकान को कस्टमर से डायरेक्ट जोड़ दिया, चलो बुद्धि नहीं किया क्या। तो सेम थिंग ये भी कुछ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो नील बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया, तो नील बोर्ड जीत गया, ये था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नील बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से।
ठीक है ना? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का बात छोड़ो, अभी बढ़ा देता हूँ कि नील बोर्ड ने क्या गेम खेला, ठीक है ना? कि रदरफोर्ड का गलती क्या था कि उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है ना? लेकिन नील बोर्ड ने क्या किया, वो अपना दिमाग लगा के वो जो गलती किया था ना, जो एक्सप्लेनेशन को वो एक्सप्लेन कर दिया था, और उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, ठीक है ना, इतिहास पे। So to overcome the drawback of Rutherford, Neil Bohr in 1912 proposed modified model of structure of model.